शेयर बाजार में ये जो शब्द है ना क्रैश, सुनते ही अक्सर एक डर सा लगता है। हाँ बिल्कुल। और अभी हाल में बाजार थोड़ा ऊपर भी आया, पर मुझे लगता है कई लोगों के पोर्टफोलियो अब भी शायद लाल ही दिख रहे होंगे। हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आगे कोई बड़ा क्रैश आ सकता है, और शायद इससे भी जरूरी बात, क्या बाजार गिरने पर पैसा कमाया भी जा सकता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े और कहानियां भी हैं स्रोतों से। बढ़िया। देखिए, इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने मार्केट की बड़ी गिरावटों में भी काफी पैसा बनाया है। हाँ, जैसे माइकल बरी का नाम द बिग शॉर्ट फिल्म से काफी लोग जानते होंगे उन्हें। हाँ बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मार्केट गिरेगा, बल्कि उन्होंने खास तौर पर वो जो सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड्स थे ना, हाँ, उनकी अंदरूनी कमजोरी को पकड़ा और उसके खिलाफ दाव लगाया। उनकी 2008 के संकट में निवेशकों के लिए करीब $725 मिलियन और खुद के लिए $100 मिलियन कमाए उन्होंने। बाप रे, कमाल है। और वो जेसी लिवरमोर भी थे शायद। हाँ, जेसी लिवरमोर 1929 का जो महा क्रैश था, उसमें उन्होंने आज के हिसाब से करीब $1.4 बिलियन बना लिए थे। 1.4 बिलियन? हाँ, और भी नाम है, जॉन पॉल्सन है, डेविड आइनहॉर्न, इन सब ने यही दिखाया कि गिरावट भी कुछ लोगों के लिए मौका बन जाती है। सही बात है। लेकिन अभी क्या वैसे आसार दिख रहे हैं, मतलब बाजार की क्या स्थिति है? इसको समझने का एक तरीका हो सकता है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। अच्छा, वॉरेन बफेट इंडिकेटर, ये क्या चीज है? हाँ, ये सिंपल सा है। ये किसी देश की कुल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू, उसको उस देश की जीडीपी से कंपेयर करता है। अच्छा, तो इससे पता क्या चलता है? इससे ये अंदाजा लगता है कि बाजार अपनी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले कितना बड़ा है, या कहें तो कितना महंगा या सस्ता है। तो अभी क्या कह रहा है ये इंडिकेटर हमारे स्रोतों के हिसाब से? तो देखिए, सूत्रों के अनुसार यूएस मार्केट के लिए ये इंडिकेटर अभी करीब 186% पर है। 186%? ये ज्यादा है या कम? ये काफी ज्यादा है। मतलब हिस्टोरिकली देखें तो 159% से ऊपर का लेवल सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड माना जाता है, मतलब काफी महंगा। ओहो, तो यूएस मार्केट तो महंगा दिख रहा है इस पैमाने पर। हाँ बिल्कुल। और अपने भारतीय बाजार का क्या, इंडिया का? इंडिया के लिए ये आंकड़ा करीब 142% है। 142%? जी। तो इसे हम मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल से थोड़ा महंगा। अच्छा। अगर इंडिकेटर को देखें तो 110 से 134% के बीच फेयर वैल्यू, मतलब ठीक ठाक कीमत मानी जाती है, और 85% से नीचे हो तो अंडर वैल्यूड यानी सस्ता। तो इंडिया फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर है? हाँ, कुछ ऊपर है। ठीक है, ये तो हुई मूल्यांकन की बात, पर ये क्रैश आखिर आते क्यों हैं? मतलब वजह क्या होती है इनके पीछे? मोटी मोटी 3 वजह समझ आती हैं। पहली तो है इकोनॉमिक बबल का बनना और फिर फूटना। बबल जैसे वो 90s के आखिर में .com बबल आया था, याद है? हाँ बिल्कुल। जब नई टेक कंपनियों में इतना पैसा लगा दिया गया जरूरत से ज्यादा, नैस्डैक इंडेक्स 800% चढ़ गया था और फिर धड़ाम 80% से ज्यादा गिर गया। सही कहा। उम्मीदें जब हकीकत से बहुत आगे निकल जाती हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह है खराब आर्थिक हालात। जैसे बहुत ज्यादा महंगाई, हाई इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? ब्याज दरें बढ़ाते हैं। हाँ। उससे कंपनियों के लिए कर्ज महंगा, लोगों के हाथ में खर्च को पैसा कम, मांग घटती है, प्रॉफिट कम होता है और शेयर बाजार गिरने लगता है। या फिर कोई देश अपना कर्ज न चुका पाए, डिफॉल्ट कर जाए, वो भी बड़ा कारण बन सकता है। और तीसरी वजह का भी जिक्र था शायद? हाँ, वो है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। ब्लैक स्वॉन, ये क्या होता है? मतलब ऐसी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं जिनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। जैसे कोविड महामारी आ गई, किसी ने सोचा नहीं था, या कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आ जाए। ये अचानक आते हैं और पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। समझ गया। तो ये तो वजह हो गई, लेकिन अब आते उस सवाल पर कि अगर क्रैश आ जाए तो लोग पैसा बनाते कैसे हैं? हाँ, तो 2 मेन तरीके हैं। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है निवेश। ओके। ट्रेडिंग में एक पॉपुलर तरीका है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, द बिग शॉर्ट में यही था ना? हाँ बिल्कुल वही। इसमें ट्रेडर क्या करता है, वो ऐसे शेयर्स उधार लेकर बेच देता है जो उसके पास है ही नहीं। उधार लेकर बेचता है? हाँ, इस उम्मीद पर कि कीमत गिरेगी। जब कीमत सच में गिर जाती है
तो वो सस्ते में शेयर खरीद कर जिससे उधार लिया था उसे लौटा देता है। बीच का जो अंतर है वो उसका मुनाफा। अरे वाह, लेकिन ये तो सुनने में बड़ा रिस्की लग रहा है। अगर कीमत गिरने की बजाय बढ़ गई तो? बिल्कुल, शॉर्ट सेलिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि शेयर की कीमत तो कितनी भी बढ़ सकती है ना? तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। आजकल तो खैर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म्स पर भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस के जरिए मार्केट गिरने पर पैसा बनाने की रणनीतियां हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी? हाँ, फ्यूचर्स में आप कीमत गिरने शॉर्ट या बढ़ने लॉन्ग दोनों पर दांव लगा सकते हैं। ऑप्शंस में खासकर पुट ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं। पुट ऑप्शन? हाँ, पुट ऑप्शन आपको एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार देता है, ना कि जिम्मेदारी। तो अगर मार्केट गिरता है तो ये फायदेमंद हो सकता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ऑप्शन खरीदने वाले का मैक्सिमम नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जितना उसने प्रीमियम दिया है। अच्छा, नुकसान लिमिटेड है। और हाँ, क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुले रहते हैं। ये भी एक बात है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, लेवरेज मतलब उधार लेकर ट्रेडिंग करना, चाहे स्टॉक हो या क्रिप्टो, ये प्रॉफिट को तो बढ़ा सकता है पर लॉस को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसे बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सही कहा, लेवरेज खतरनाक हो सकता है। ये तो वही ट्रेडर्स की बात, लेकिन जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए क्रैश का क्या मतलब है? उनके लिए वॉरेन बफेट वाला नजरिया काम आता है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि क्रैश दरअसल अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर खरीदने का एक शानदार मौका है। मतलब सेल लगी है अच्छी चीजों पर। बिल्कुल, लंबी अवधि के निवेशक इसे ऐसे ही देख सकते हैं। एक तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब आप नियमित रूप से मान लीजिए हर महीने एक तय रकम निवेश करते रहें, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। इससे आपकी खरीदने की औसत कीमत ठीक रहती है। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि आप पहले से तय कर लें कि मार्केट में इतनी गिरावट आएगी, जैसे 10%, तो मैं इतना पैसा डालूंगा, 17% गिरेगा तो और डालूंगा, 24% गिरेगा तो और। अच्छा, गिरावट के लेवल पर खरीदने की स्ट्रैटेजी। हाँ, लेकिन एक सवाल मन में आता है जी, क्या ये गारंटी है कि बाजार हमेशा संभल ही जाएगा? मतलब हर क्रैश के बाद इतिहास क्या कहता है इस बारे में? देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, पर इतिहास अब तक तो यही दिखाता है। हाँ, आप देख लीजिए, 1973 का क्रैश था, 1987 का ब्लैक मंडे, एक दिन में यूएस मार्केट 22% गिर गया था। बाप रे। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अभी हाल का 2020 का कोविड क्रैश, जब मार्केट करीब 30% गिरा था। हर बार बाजार न सिर्फ संभला बल्कि आगे चलकर नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा। और ये भी तो है कि रिकवरी का टाइम कम होता जा रहा है। पहले शायद 7-10 साल लगते थे, कोविड वाले में तो शायद 4 महीने में ही वापस आ गया था मार्केट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। ऐसा लगता है कि अब निवेशक गिरावट को शायद एक मौके की तरह जल्दी पहचानने लगे हैं और खरीदारी जल्दी शुरू कर देते हैं। इससे रिकवरी तेज हो जाती है। ये तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो हमारे स्रोतों से ये समझ आता है कि क्रैश तो आते हैं, वजहें अलग अलग हो सकती हैं, कोई बबल, खराब इकोनॉमी या कोई अचानक आई मुसीबत। बिल्कुल। लेकिन ये गिरावट ट्रेडर्स के लिए भी मौके ला सकती है, शॉर्टिंग से, ऑप्शन से, और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी डिस्काउंट पर अच्छी कंपनियों को खरीदने का मौका। हाँ बिल्कुल, जरूरी यह है कि गिरावट को सिर्फ एक खतरे की तरह ना देखें बल्कि एक संभावित अवसर की तरह भी समझें। सही कहा। तो इतिहास यही बताता है कि बाजार संभलते हैं और गिरावट से फायदा उठाने के तरीके भी हैं। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगला क्रैश कब आएगा, कितना बड़ा होगा और कितनी जल्दी रिकवर करेगा, इसका सटीक अनुमान लगभग नामुमकिन है। हाँ, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। तैयारी और रणनीति जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता एक सवाल छोड़ते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि वॉरेन बफेट के वो मशहूर पार्टनर कौन है जो बर्कशायर हैथवे में उनके साथ हैं और खुद भी एक बहुत ही सफल निवेशक माने जाते हैं? उनका नाम क्या है? इस पर श्रोता थोड़ी खोजबीन कर सकते हैं। शेयर बाजार में ये जो शब्द है ना, क्रैश, सुनते ही अक्सर एक डर सा लगता है। हाँ बिल्कुल। और अभी हाल में बाजार थोड़ा ऊपर भी आया, पर मुझे लगता है कई लोगों के पोर्टफोलियो अब भी शायद लाल ही दिख रहे होंगे। हो सकता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आगे कोई बड़ा क्रैश आ सकता है? और शायद इससे भी जरूरी बात, क्या बाजार गिरने पर पैसा कमाया भी जा सकता है? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ दिलचस्प आंकड़े और कहानियां भी हैं स्रोतों से। बढ़िया। देखिए,
इतिहास भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जिन्होंने मार्केट की बड़ी गिरावटों में भी काफी पैसा बनाया है। हाँ, जैसे माइकल बरी का नाम द बिग शॉर्ट फिल्म से काफी लोग जानते होंगे उन्हें। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि मार्केट गिरेगा, बल्कि उन्होंने खास तौर पर वो जो सब प्राइम मॉर्गेज बॉन्ड्स थे ना, हाँ, उनकी अंदरूनी कमजोरी को पकड़ा और उसके खिलाफ दाव लगाया। उनकी 2008 के संकट में निवेशकों के लिए करीब $725 मिलियन और खुद के लिए $100 मिलियन कमाए उन्होंने। बाप रे, कमाल है। और वो जेसी लिवरमोर भी थे शायद। हाँ, जेसी लिवरमोर 1929 का जो महा क्रैश था, उसमें उन्होंने आज के हिसाब से करीब $1.4 बिलियन बना लिए थे। 1.4 बिलियन? हाँ, और भी नाम है, जॉन पॉल्सन है, डेविड आइनहॉर्न, इन सब ने यही दिखाया कि गिरावट भी कुछ लोगों के लिए मौका बन जाती है। सही बात है। लेकिन अभी क्या वैसे आसार दिख रहे हैं, मतलब बाजार की क्या स्थिति है? इसको समझने का एक तरीका हो सकता है वॉरेन बफेट इंडिकेटर। अच्छा, वॉरेन बफेट इंडिकेटर, ये क्या चीज है? हाँ, ये सिंपल सा है। ये किसी देश की कुल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब सारे शेयर्स की टोटल वैल्यू, ओके, उसको उस देश की जीडीपी से कंपेयर करता है। अच्छा, तो इससे पता क्या चलता है? इससे ये अंदाजा लगता है कि बाजार अपनी इकोनॉमी के साइज के मुकाबले कितना बड़ा है, या कहें तो कितना महंगा या सस्ता है। तो अभी क्या कह रहा है ये इंडिकेटर हमारे स्रोतों के हिसाब से? तो देखिए, सूत्रों के अनुसार यूएस मार्केट के लिए ये इंडिकेटर अभी करीब 186% पर है। 186%? ये ज्यादा है या कम? ये काफी ज्यादा है। मतलब हिस्टोरिकली देखें तो 159% से ऊपर का लेवल सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड माना जाता है, मतलब काफी महंगा। ओहो, तो यूएस मार्केट तो महंगा दिख रहा है इस पैमाने पर। हाँ, बिल्कुल। और अपने भारतीय बाजार का क्या, इंडिया का? इंडिया के लिए ये आंकड़ा करीब 142% है। 142%? जी। तो इसे हम मॉडेस्टली ओवरवैल्यूड कह सकते हैं, मतलब नॉर्मल से थोड़ा महंगा। अच्छा। अगर इंडिकेटर को देखें तो 110 से 134% के बीच फेयर वैल्यू, मतलब ठीक ठाक कीमत मानी जाती है, और 85% से नीचे हो तो अंडर वैल्यूड यानी सस्ता। तो इंडिया फेयर वैल्यू से थोड़ा ऊपर है? हाँ, कुछ ऊपर है। ठीक है, ये तो हुई मूल्यांकन की बात, पर ये क्रैश आखिर आते क्यों हैं? मतलब वजह क्या होती है इनके पीछे? मोटी मोटी 3 वजह समझ आती हैं। पहली तो है इकोनॉमिक बबल का बनना और फिर फूटना। बबल जैसे वो 90s के आखिर में .com बबल आया था, याद है? हाँ, बिल्कुल। जब नई टेक कंपनियों में इतना पैसा लगा दिया गया जरूरत से ज्यादा, नैस्डैक इंडेक्स 800% चढ़ गया था, और फिर धड़ाम 80% से ज्यादा गिर गया। सही कहा। उम्मीदें जब हकीकत से बहुत आगे निकल जाती हैं। बिल्कुल। दूसरी वजह है खराब आर्थिक हालात। जैसे बहुत ज्यादा महंगाई, हाई इन्फ्लेशन। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? ब्याज दरें बढ़ाते हैं। हाँ। उससे कंपनियों के लिए कर्ज महंगा, लोगों के हाथ में खर्च को पैसा कम, मांग घटती है, प्रॉफिट कम होता है और शेयर बाजार गिरने लगता है। या फिर कोई देश अपना कर्ज न चुका पाए, डिफॉल्ट कर जाए, वो भी बड़ा कारण बन सकता है। और तीसरी वजह का भी जिक्र था शायद? हाँ, वो है ब्लैक स्वॉन इवेंट्स। ब्लैक स्वॉन, ये क्या होता है? मतलब ऐसी बड़ी अप्रत्याशित घटनाएं जिनका अंदाजा लगाना लगभग नामुमकिन होता है। अच्छा। जैसे कोविड महामारी आ गई, किसी ने सोचा नहीं था, या कोई बड़ा युद्ध छिड़ जाए, कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, या कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम सामने आ जाए। ये अचानक आते हैं और पूरे सिस्टम को हिला देते हैं। समझ गया। तो ये तो वजह हो गई, लेकिन अब आते उस सवाल पर कि अगर क्रैश आ जाए तो लोग पैसा बनाते कैसे हैं? हाँ, तो 2 मेन तरीके हैं। एक है ट्रेडिंग और दूसरा है निवेश। ओके। ट्रेडिंग में एक पॉपुलर तरीका है शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग, द बिग शॉर्ट में यही था ना? हाँ, बिल्कुल वही। इसमें ट्रेडर क्या करता है, वो ऐसे शेयर्स उधार लेकर बेच देता है जो उसके पास है ही नहीं। उधार लेकर बेचता है? हाँ, इस उम्मीद पर कि कीमत गिरेगी। जब कीमत सच में गिर जाती है तो वो सस्ते में शेयर खरीद कर जिससे उधार लिया था उसे लौटा देता है। बीच का जो अंतर है वो उसका मुनाफा। अरे वाह, लेकिन ये तो सुनने में बड़ा रिस्की लग रहा है। अगर कीमत गिरने की बजाय बढ़ गई तो? बिल्कुल, शॉर्ट सेलिंग में रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि शेयर की कीमत तो कितनी भी बढ़ सकती है ना? तो नुकसान अनलिमिटेड हो सकता है सैद्धांतिक रूप से। आजकल तो खैर क्रिप्टो डेरिवेटिव्स प्लेटफॉर्म्स पर भी फ्यूचर्स या ऑप्शंस के जरिए मार्केट गिरने पर पैसा बनाने की रणनीतियां हैं। अच्छा, क्रिप्टो में भी? हाँ, फ्यूचर्स में आप कीमत गिरने शॉर्ट या बढ़ने लॉन्ग दोनों पर दाव लगा सकते हैं।
ऑप्शंस में खासकर पुट ऑप्शन अगर आप खरीदते हैं, पुट ऑप्शन। हाँ, पुट ऑप्शन आपको एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार देता है, ना कि जिम्मेदारी। तो अगर मार्केट गिरता है तो ये फायदेमंद हो सकता है। और इसमें अच्छी बात यह है कि ऑप्शन खरीदने वाले का मैक्सिमम नुकसान सिर्फ उतना ही होता है जितना उसने प्रीमियम दिया है। अच्छा, नुकसान लिमिटेड है। और हाँ, क्रिप्टो मार्केट 24/7 खुले रहते हैं। ये भी एक बात है। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी चाहिए, लेवरेज मतलब उधार लेकर ट्रेडिंग करना, चाहे स्टॉक हो या क्रिप्टो, ये प्रॉफिट को तो बढ़ा सकता है पर लॉस को भी कई गुना बढ़ा सकता है। तो इसे बहुत बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। सही कहा, लेवरेज खतरनाक हो सकता है। ये तो वही ट्रेडर्स की बात, लेकिन जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं उनके लिए क्रैश का क्या मतलब है? उनके लिए वॉरेन बफेट वाला नजरिया काम आता है। अच्छा, क्या कहते हैं वो? उनका मानना है कि क्रैश दरअसल अच्छी मजबूत कंपनियों के शेयर डिस्काउंट पर खरीदने का एक शानदार मौका है। मतलब सेल लगी है अच्छी चीजों पर। बिल्कुल, लंबी अवधि के निवेशक इसे ऐसे ही देख सकते हैं। एक तरीका है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब आप नियमित रूप से मान लीजिए हर महीने एक तय रकम निवेश करते रहें, चाहे बाजार ऊपर जा रहा हो या नीचे। इससे आपकी खरीदने की औसत कीमत ठीक रहती है। कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि आप पहले से तय कर लें कि मार्केट में इतनी गिरावट आएगी, जैसे 10%, तो मैं इतना पैसा डालूंगा, 17% गिरेगा तो और डालूंगा, 24% गिरेगा तो और। अच्छा, गिरावट के लेवल पर खरीदने की स्ट्रैटेजी। हाँ। लेकिन एक सवाल मन में आता है जी, क्या ये गारंटी है कि बाजार हमेशा संभल ही जाएगा? मतलब हर क्रैश के बाद इतिहास क्या कहता है इस बारे में? देखिए, गारंटी तो किसी चीज की नहीं होती स्टॉक मार्केट में, पर इतिहास अब तक तो यही दिखाता है। हाँ। आप देख लीजिए, 1973 का क्रैश था, 1987 का ब्लैक मंडे, एक दिन में यूएस मार्केट 22% गिर गया था। बाप रे। फिर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और अभी हाल का 2020 का कोविड क्रैश, जब मार्केट करीब 30% गिरा था। हर बार बाजार न सिर्फ संभला बल्कि आगे चलकर नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचा। और ये भी तो है कि रिकवरी का टाइम कम होता जा रहा है। पहले शायद 7-10 साल लगते थे। कोविड वाले में तो शायद 4 महीने में ही वापस आ गया था मार्केट। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। ऐसा लगता है कि अब निवेशक गिरावट को शायद एक मौके की तरह जल्दी पहचानने लगे हैं और खरीदारी जल्दी शुरू कर देते हैं। इससे रिकवरी तेज हो जाती है। ये तो है। तो कुल मिलाकर अगर हम सार निकालें तो हमारे स्रोतों से ये समझ आता है कि क्रैश तो आते हैं, वजहें अलग अलग हो सकती हैं, कोई बबल, खराब इकोनॉमी या कोई अचानक आई मुसीबत। बिल्कुल। लेकिन ये गिरावट ट्रेडर्स के लिए भी मौके ला सकती है, शॉर्टिंग से, ऑप्शन से, और लंबी अवधि के निवेशकों के लिए भी डिस्काउंट पर अच्छी कंपनियों को खरीदने का मौका। हाँ बिल्कुल, जरूरी यह है कि गिरावट को सिर्फ एक खतरे की तरह ना देखें बल्कि एक संभावित अवसर की तरह भी समझें। सही कहा। तो इतिहास यही बताता है कि बाजार संभलते हैं और गिरावट से फायदा उठाने के तरीके भी हैं। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि अगला क्रैश कब आएगा, कितना बड़ा होगा और कितनी जल्दी रिकवर करेगा, इसका सटीक अनुमान लगभग नामुमकिन है। हाँ, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। तैयारी और रणनीति जरूरी है। बिल्कुल। और हमारे श्रोता एक सवाल छोड़ते हैं श्रोताओं के सोचने के लिए। अच्छा, क्या सवाल है? सवाल ये है कि वॉरेन बफेट के वो मशहूर पार्टनर कौन है जो बर्कशायर हैथवे में उनके साथ हैं और खुद भी एक बहुत ही सफल निवेशक माने जाते हैं। उनका नाम क्या है? इस पर श्रोता थोड़ी खोजबीन कर सकते हैं।